हाय एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। आज हम आपके लिए जो मूवी लाए हैं उसका नाम है एस्केप फ्रॉम मोगादिशु। मोगादिशु एक अफ्रीकन कंट्री सोमालिया की कैपिटल है। साल 1980 में अफ्रीकन कंट्रीज के पास यूनाइटेड नेशंस में सबसे ज्यादा मेंबर कंट्रीज होती हैं और इसी यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा बनने के लिए साउथ कोरियन और नॉर्थ कोरियन कंट्रीज अपने डिप्लोमेट्स को अफ्रीकन कंट्रीज में भेजने लगी थी। इन डिप्लोमेट्स का मेन ऑब्जेक्टिव था कि अफ्रीकन गवर्नमेंट्स को खुश कर सके और उनका विश्वास जीत सके ताकि अफ्रीकन कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस में कोरियन कंट्रीज की हेल्प कर सके। उनको यूनाइटेड नेशंस में एक सीट पाने के लिए साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के डिप्लोमेट्स अफ्रीकन देशों में जाकर आपस में डिप्लोमेटिक वॉर करते थे ताकि इनमें से किसी एक कंट्री को अफ्रीकन कंट्रीज का सपोर्ट मिल पाए। और इस कहानी में भी डिप्लोमेट्स मोगादिशु में गए हैं जो कि सोमालिया की कैपिटल है। कहानी की शुरुआत होती है साल 1990 से, जहां पर हमें साउथ कोरियन इंटेलिजेंस ऑफिसर कांग दे जिन को दिखाया जाता है जो कि मोगादिशु में आए होते हैं साउथ कोरियन एम्बेसडर की हेल्प के लिए। एयरपोर्ट पर कांग की मुलाकात साउथ कोरियन एम्बेसी के एम्बेसडर हान और उनके सेक्रेटरी गोंग से होती है। कांग साउथ कोरिया से बहुत सारे गिफ्ट्स लाए होते हैं सोमालियन प्रेसिडेंट बारा के लिए ताकि एम्बेसडर हान ये गिफ्ट्स सोमालियन प्रेसिडेंट को देकर उनको इम्प्रेस कर सकें। हान और गोंग यहाँ से तुरंत ही निकल जाते हैं प्रेसिडेंट बारा से मिलने के लिए, पर रास्ते में ही उनके ऊपर सोमालियन ठग्स के द्वारा अटैक कर दिया जाता है और वो ठग्स इनके गिफ्ट्स को चुरा लेते हैं और इनकी कार को भी पंचर कर देते हैं। एम्बेसडर हान की आज प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग होती है, इसीलिए एम्बेसडर हान भागते भागते प्रेसिडेंट के ऑफिस में पहुंचते हैं, पर प्रेसिडेंट उनसे वहां पर मिलने से मना कर देते हैं क्योंकि ये लोग वहां पर 15 मिनट देरी से पहुंचे होते हैं। एम्बेसडर हान देखते हैं कि प्रेसिडेंट इनके कॉम्पिटिटर नॉर्थ कोरियन एम्बेसडर रिम के साथ बात कर रहे होते हैं। तब एम्बेसडर हान ये अंदाजा लगा लेते हैं कि नॉर्थ कोरियंस डर्टी गेम्स खेल रहे हैं ताकि वो प्रेसिडेंट बारा का सपोर्ट पा सके। इसी बीच नॉर्थ कोरिया के इंटेलिजेंस ऑफिसर जिनका नाम ते जून होता है वो जाकर उन्हीं ठग्स से मिलते हैं जिन्होंने साउथ कोरियन एम्बेसडर पर अटैक किया था। ते जून उनको पेमेंट करते हैं और उनसे वही गिफ्ट्स वाला ब्रीफकेस ले लेते हैं। ये ट्रिक्स और गेम्स सब चल ही रहे होते हैं कि अचानक से दिखाया जाता है कि जनरल अदीद जो कि प्रेसिडेंट के खिलाफ होते हैं पूरे सोमाली में विद्रोह की चिंगारी छेड़ देते हैं। प्रेसिडेंट बारा के खिलाफ सोमाली के जो विद्रोही होते हैं वो सरकार से डिमांड करते हैं कि हमारे इस्लामिक लीडर्स को जेल से छोड़ दिया जाए। सिविलियंस सड़कें जाम कर देते हैं जिसके वजह से पूरे में दंगा फसाद फैल जाता है और इन्हीं सबसे परेशान होकर सरकार पूरे मोगादिशु में लॉकडाउन लगा देती है। इस नेशनल इमरजेंसी के वजह से डिप्लोमेट्स की पावर को भी सीज कर दिया जाता है और कई दूसरे देशों के डिप्लोमेट्स मोगादिशु में फंस कर रह जाते हैं। एम्बेसडर हान एक ट्रैवल एजेंट से संपर्क करते हैं ताकि वो अपनी फैमिली को यहाँ से साउथ कोरिया वापस भेज सकें और जब ये ट्रैवल एजेंट की दुकान में जाते हैं तब पाते हैं कि वहाँ सब कुछ बंद हो चुका है और पूरे शहर में दंगा फैलने के वजह से कम्युनिकेशन सिस्टम भी ठप पड़ चुका है जिससे कि ये लोग अपनी कंट्री से कांटेक्ट भी नहीं कर सकते और उन्हें बता भी नहीं सकते कि हम यहाँ पर फंस चुके हैं। काउंसलर कांग जो कि साउथ कोरिया के इंटेलिजेंस ऑफिसर होते हैं वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं ऑफिसर से पुलिस प्रोटेक्शन मांगने के लिए क्योंकि विद्रोहियों का कोई भरोसा नहीं था कि कब वो इनकी एम्बेसी पर अटैक कर दें। पर वो पुलिस ऑफिसर काउंसलर कांग की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता है। तब काउंसलर कांग उसको तेज आवाज में समझाने लगते हैं और वो ये भी कहते हैं कि हम आपको अमेरिकन डॉलर में पैसे देंगे। तब वो ऑफिसर मान जाता है और कुछ गार्ड्स को एम्बेसी की सुरक्षा के लिए भेज दिया जाता है। एम्बेसडर हान और काउंसलर कांग दोनों एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं ताकि वो लोग यहाँ से निकलने का कोई रास्ता निकाल सके, लेकिन एयरपोर्ट पर उन्हें पता चलता है कि डिप्लोमेट्स को बोर्ड नहीं करने दिया जाएगा जब तक कि एरोप्लेन उनकी कंट्री से ना आया हो और वो लोग ये सुनकर निराश हो जाते हैं। धीरे धीरे सिचुएशन और खराब होती जा रही थी क्योंकि अब और विद्रोही दूसरे शहरों से मोगादिशु की तरफ आ रहे थे और इसी वजह से आर्मी ने ट्रेवल पर रोक लगा रखी थी। डिप्लोमेट्स एम्बेसी के अंदर फंसे हुए थे, ना उनके पास इलेक्ट्रिसिटी था ना कम्युनिकेशन और पानी भी उनके पास थोड़ा ही था। नॉर्थ कोरियन काउंसलर ते ने यहाँ से
निकलने का एक प्लान बनाया होता है और उसके लिए उन्होंने उन ठग्स की मदद ली होती है, पर वो ठग्स इनको ही धोखा देते हैं और इनके पास जो भी खाने पीने का सामान, दवाइयाँ होती हैं, वो सब कुछ लूट लेते हैं और इन्हें कहते हैं कि तुम एम्बेसी खाली कर कर चले जाओ, वरना तुम सबको जान से मार दिया जाएगा। तब एम्बेसडर रिम डिसाइड करते हैं कि हम चाइनीज एम्बेसी में जाकर शरण लेंगे और अपनी पूरी फैमिली के साथ ये लोग सड़कों पर निकल पड़ते हैं। सड़कों पर विद्रोही भी भरे पड़े थे, उनसे बचते बचाते ये लोग चल रहे होते हैं और एक जगह ये पाते हैं कि विद्रोहियों ने रास्ता ब्लॉक कर रखा है। तब नॉर्थ कोरियन डिप्लोमेट अपनी पूरी फैमिली के साथ रास्ते पर ही फंस जाते हैं और तब अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए इनके पास एक ही रास्ता बचता है कि ये अपने कॉम्पिटिटर साउथ कोरियन से हेल्प लें, क्योंकि उनकी एम्बेसी पास में ही होती है। तब एम्बेसडर रिम और ते साउथ कोरियन एम्बेसी के सामने खड़े होकर एम्बेसडर हान और कांग से हेल्प मांग रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमारे साथ लेडीज और बच्चे भी हैं, तो इंसानियत के नाते आप लोग हमारी हेल्प कर दीजिए। तब एम्बेसडर हान और कांग इन पर तरस खाकर इनकी हेल्प कर देते हैं और वो इन्हें अंदर आने देते हैं। यहाँ पे जो तैनात गार्ड्स होते हैं वो काउंसलर कांग से कहते हैं कि अब लोग बढ़ गए हैं, इसलिए हमें एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, पर काउंसलर कांग के पास एक्स्ट्रा पैसे तो होते ही नहीं और इसी वजह से गार्ड्स भी यहाँ से चले जाते हैं। तब ये दोनों एम्बेसडर डिसाइड करते हैं कि हम लोग अपने झगड़ों को साइड में रखते हैं और हम दोनों अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर कर सोमालिया से निकलने का कोई रास्ता ढूंढते हैं। तब एम्बेसडर हान कहते हैं कि हम अपने मित्र देशों की एम्बेसीज में जाकर हेल्प मांगते हैं और वहां से हमें कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा। तब एम्बेसडर हान डिसाइड करते हैं कि वो लोग इटालियन एम्बेसी में जाएंगे और एम्बेसडर रिम इजिप्शियन एम्बेसी में जाएंगे। तब ये लोग कार में यहाँ से निकल जाते हैं, पर रास्ते में विद्रोही इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन जैसे तैसे करते ये लोग सेफली एम्बेसीज में पहुंच ही जाते हैं। इटालियन एम्बेसी पहुंचकर एम्बेसडर हान इटालियन एम्बेसडर मारियो से बात करते हैं और उन्हें पूरी सिचुएशन के बारे में बताते हैं। तब इटालियन एम्बेसडर मारियो एम्बेसडर हान को बताते हैं कि हमारे पास रेड क्रॉस मेडिकल प्लेन है, जिसकी मदद से आप लोग मोगादिशु से बाहर निकल सकते हैं। पर एम्बेसडर मारियो बताते हैं कि इटली की नॉर्थ कोरिया के साथ कोई डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है और इसी वजह से हम नॉर्थ कोरियंस की कोई हेल्प नहीं कर सकते। पर एम्बेसडर हान ने तो एम्बेसडर रिम की मदद करने का वादा किया था और इसी वजह से एम्बेसडर हान एम्बेसडर मारियो से झूठ बोलते हैं कि नॉर्थ कोरियन डिप्लोमेट्स ने अब नॉर्थ कोरिया का साइड छोड़ दिया है और वो लोग हमारे साइड मतलब के साउथ कोरिया के साइड पर आ गए हैं। और ये बात सुनने के बाद एम्बेसडर मारियो कहते हैं कि अगर ऐसा है तब हम लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद एम्बेसडर हान और कांग यहाँ से निकलते वक्त इटालियन एम्बेसी से एक्स्ट्रा कार्स ले लेते हैं, क्योंकि उनके पास लोग बहुत ज्यादा होते हैं और सारे डिप्लोमेट्स एक्स्ट्रा कार्स के साथ साउथ कोरियन एम्बेसी पहुंच जाते हैं। उनकी किस्मत अच्छी थी कि वापस लौटते वक्त उन लोगों को रास्ते में विद्रोही नहीं मिले थे। एम्बेसी पहुंचने के बाद एम्बेसडर हान एम्बेसडर रिम को सारी बात बताते हैं। तब एम्बेसडर रिम बोलते हैं कि विद्रोही तो पूरे शहर में फैले हुए हैं और इस बार हमें अपनी फैमिलीज के साथ जाना है, तो हमें कुछ सेफ्टी का इंतजाम पहले से ही करके रखना पड़ेगा। तब एम्बेसडर हान एम्बेसडर रिम से पूछते हैं कि आपके पास कोई प्लान है। तब एम्बेसडर रिम बताते हैं कि हम अपनी कार्स को चारों तरफ से बुक्स से कवर कर दें तो हम लोग गोलियों से बच सकते हैं। एम्बेसडर रिम का ये प्लान होता है कि सारी बुक्स को कार के चारों तरफ टेप्स से चिपका दिया जाए ताकि फायरिंग होने पर वो एक बार को बच सके। एम्बेसडर रिम का प्लान सबको पसंद आता है और सब लोग फिर इसी काम पर जुट जाते हैं। कार्स को कवर करने के बाद ये लोग यहाँ से निकलते हैं। थोड़ा आगे जाने पर इनको फौजी लोग रोक लेते हैं और वो इनसे इनकी आईडीज मांगने लगते हैं। वो फौजी लोग काउंसलर कांग को कहते हैं अपनी आईडी दिखाने के लिए और जब काउंसलर कांग उनको आईडी दिखा रहे होते हैं तब पीछे कार में सेक्रेटरी गोंग के पास एक व्हाइट कलर का झंडा होता है और व्हाइट कलर सिंबल होता है पीस का। तो सेक्रेटरी गोंग खिड़की से झंडे को बाहर निकाल रहे होते हैं तो उनका झंडा अंदर ही रह जाता है और झंडे में लगा हुआ डंडा खिड़की के बाहर आ जाता है, जिसे देखकर फौजी लोग समझते हैं कि वो गन है और फौजी लोग इन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। ये चारों कारें फौजियों से बचने के लिए बहुत तेज भाग रहे होते
होते हैं और कुछ दूरी के बाद आगे की 3 कारें तो फौजियों से बचकर निकल जाती हैं, लेकिन पीछे वाली कार के पीछे फौजी अभी भी लगे होते हैं और वो उस पे फायरिंग करे जा रहे होते हैं। उस कार के अंदर नॉर्थ कोरिया के काउंसलर तय होते हैं कुछ लोगों के साथ। ऐसे करते हुए बचते बचाते ये लोग इटालियन एम्बेसी पहुंच जाते हैं, पर वहां पहुंचने पर इटालियन फौजी इन लोगों को अंदर आने नहीं देते। वो कहते हैं कि आप लोग अभी बाहर ही रुकिए, और बाहर यहाँ पर विद्रोही भी गन लेकर आ गए होते हैं। और तभी चौथी कार भी यहाँ पर पहुंचती है और उसके पीछे फौजी भी गन लेकर आए होते हैं। ये सब लोग कार के पीछे अपनी जान बचाने के लिए छुपे होते हैं। तभी एम्बेसडर हान कार के पीछे से अपने हैंड्स अप करते हुए बाहर निकलते हैं और उनके साथ काउंसलर कांग भी होते हैं। वो लोग बताते हैं कि हम लोग कोरियन डिप्लोमेट्स हैं, हम कोई विद्रोही नहीं हैं। और फिर उनको देखने के बाद सब लोग शांत हो जाते हैं और ये चौथी कार में बैठे हुए आदमियों को बोलते हैं कि आप सब लोग बाहर आ जाइए। लेकिन उस कार को जो ड्राइव कर रहे होते हैं काउंसलर ते, वो बाहर नहीं आ रहे होते हैं। तब काउंसलर कांग जाकर चेक करते हैं तो काउंसलर ते की मृत्यु हो चुकी होती है। फिर इटालियन एम्बेसी वाले इन लोगों के लिए गेट्स को खोल देते हैं। अंदर आने के बाद ये लोग काउंसलर ते का अंतिम संस्कार करते हैं और यहाँ से इटालियन एम्बेसी वाले इनको बस में बैठाकर एयरपोर्ट के लिए भेज देते हैं। एयरपोर्ट पहुंचकर वो सब लोग उस एरोप्लेन से अपनी फैमिलीज के साथ मोगादिशु से सेफली बाहर चले जाते हैं। उन सबको केन्या भेजा गया था। केन्या पहुंचने के बाद दोनों कंट्रीज नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के गार्ड्स उनको लेने आए होते हैं। तब एक बार ये सब लोग आपस में हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं प्लेन के अंदर ही, और तय करते हैं कि हम बाहर जाने के बाद एक दूसरे की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा करते हैं तब वो लोग गद्दार कहलाएंगे। प्लेन से उतरने के बाद ये लोग अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। यहाँ पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। यह कहानी रियल इवेंट्स पर बेस्ड है। इस मूवी में दिखाया गया है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों देशों के कल्चर्स, रीति रिवाज, धर्म, जाति सब कुछ एक होने के बावजूद दोनों देशों के बीच में एक बंटवारे की लाइन खिंच जाने के वजह से दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। पर दूसरे देश में इन लोगों ने अपनी दुश्मनी को भुलाया और तभी ये लोग सेफली वहां से बाहर आ पाए। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको हमारी अगली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे।